वेलकम है आप लोगों का। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सुनो। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे जैसे हम लोग सिविलाइज्ड होते गए, हमारे पास अटेम्प्ट्स आए काफ़ी कि हम किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें हमने अपने मन से की हैं। ऐसे नहीं कि हमें किसी ने आके पुश किया कि भाई प्लीज़ करो। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। अब ज़रूरत क्या होती है कॉमन इंसान की? रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। ठीक है, अब एग्जाम्पल जैसे कि हमें लगा भाई ये प्लांट ना, इससे हमें फूड मिलता है तो हमने उसे क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, इसकी लकड़ी वकड़ी काट के हमारे पास घर झोपड़ी वगैरह बनी तो हमने क्लासीफाई कर दिया। ओके, यानी फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इन सबको देख के हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई करना स्टार्ट किया। तो नंबर 1 हमारे पास पहले नंबर पे आते हैं एरिस्टोटले, जिन्होंने क्लासीफाई करना स्टार्ट किया प्लांट्स को ट्रीज के अंदर, श्रब्स के अंदर, हर्ब्स के अंदर। ठीक है, यानी कि उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे, बाहर से देखा कि अच्छा ये बड़ा सा पेड़ है तो उसको ट्रीज में डाल दो। ठीक है, श्रब्स में, हर्ब्स में, इन सब में क्लासीफाई कर दिया। ओके, इसके अलावा उन्होंने एनिमल्स को भी क्लासीफाई किया 2 ग्रुप्स में। मतलब जिनका लाल खून है उनको अलग डाल दिया, अलग कैटेगरी में। जिनका वाइट, उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ से हमारा काम पूरा नहीं चला, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ प्लांट्स आए और एनिमल्स आए, बाकी भी तो और है ना तुम्हारे पास प्रोकैरियोट्स वगैरह, वो तो बिल्कुल भी नहीं आए। फिर धीरे 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 चेंजेस आते गए। तो सेकंड नंबर पे आते हैं लीनेज। अब इन्होंने हमें 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इसमें भी इन्होंने प्लांटे और एनिमल किंगडम के बारे में जिक्र किया। इन्होंने बोला कि प्लांटे के अंदर प्लांट्स आएंगे, एनिमल किंगडम के अंदर एनिमल्स आएंगे। अब इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया कि कौन यूकैरियोट होगा, कौन प्रोकैरियोट होगा। ठीक है, कौन यूनिसेलुलर होगा, कौन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, है ना। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी नहीं बताया कौन सा फोटोसिंथेटिक होता है, कौन सा नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, यानी कौन ऑटोट्रॉफ है, कौन हेटरोट्रॉफ है। यहाँ पे इन्होंने कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं किया किसी भी चीज़ के बीच में। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन थी हमने प्लांट्स एनिमल्स की तो आराम से कर ली और वो इजीली अंडरस्टैंडेबल थी। बट दिक्कत क्या आई, ऐसे काफ़ी ऑर्गेनिज्म थे जो ना तो प्लांट्स की कैटेगरी में फिट बैठ रहे थे, ना ही एनिमल्स की कैटेगरी में बैठ रहे थे। ठीक है, तो जो 2 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था वो लंबे समय तक किसी भी काम का नहीं था, इनएडिक्वेट था। ठीक है, सो धीरे धीरे हम लोगों ने सोचा एक तरीके से कि सेल स्ट्रक्चर, है ना, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशन, रिलेशनशिप, इन सब को देखते हुए भी हमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसमें काफ़ी सारी चेंजेस आते गए हैं। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो प्लांट्स एनिमल्स किंगडम जो भी था वो तो रहा ही रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो ना तो प्लांट के अंदर फिट बैठ रहे थे ना ही एनिमल के अंदर, तो उनके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स बनाए। ठीक है, सो प्लांट और एनिमल किंगडम तो कांस्टेंट रहा, लेकिन जो ऐसे ऑर्गेनिज्म थे उनको हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डाल दिया, डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में डाल दिया। उनके नंबर्स को देख के किस तरीके का उनका नेचर होगा, उनके अकॉर्डिंग मैंने किंगडम्स में उनको क्लासीफाई किया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने। अब हमारे पास किंगडम आते हैं 5 किंगडम। अब वो कौन देता है? RH विटेकर देते हैं। ठीक है, सो इन्होंने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। सुनो, 5 किंगडम है। नंबर 1 मोनरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, 3 फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया। अभी तक आप 2 नाम पढ़ते आ रहे हो, प्लांटे एनिमिलिया, प्लांटे एनिमिलिया। प्लांटे मतलब जिसमें सारे प्लांट्स होंगे, एनिमिलिया जिसमें सारे के सारे एनिमल्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा हम फंजाई भी पढ़ते ही हैं। ठीक है, ये भी कॉमन है। सो नंबर 1 मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। आप इसको कैसे याद रखोगे? तो सुनो, पहला जो मोनरा है, सुनो, पहली जो चीज़ आई होगी तुम्हें लग रहा होगा ना वो बिल्कुल थोड़ी सिंपल टाइप होगी, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, बिल्कुल। सो मोनरा जो किंगडम था वो हमारे पास, उसकी जो सेल थी वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स थे। और अगर मैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, वो सारे के सारे यूकैरियोट थे। सो डिफरेंसेस याद करते चलो, मोनरा हमारे पास प्रोकैरियोट है, बाकी सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, इनके पास सेल वॉल बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, जबकि बाकियों के अंदर सेल वॉल होती है। ठीक है, प्रोटिस्टा की बात करूँ तो किसी किसी के अंदर हो सकती है, किसी किसी के अंदर नहीं, क्योंकि सोच के देखो, मोनरा से बस धीरे धीरे हम चल रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, सो मोनरा से धीरे धीरे हमने डेवलपमेंट की, फिर आगे जाके प्रोटिस्टा आया, फिर फंजाई आई, फिर प्लांट आया, फिर एनिमल्स वगैरह आए। तो हमारे पास प्रोटिस्टा के अंदर किसी किसी के अंदर सेल वॉल हो सकते हैं, किसी के अंदर नहीं। और फंजाई की तो हमें पता ही है, उसके पास टाइटन प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांटे के अंदर सेलुलोज होता है, क्लियर। और एनिमल्स के अंदर तो कोई सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक है, ये याद हो गया। इसके अलावा जितने भी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ठीक है, बाकी जितने भी जो यूकैरियोट्स हैं उनके पास तो होनी ही होनी है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
ठीक है। अब मैंने अभी कहा मोनरा सबसे पहले आए थे, ठीक है। मोना के बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आती गई। तो तुम्हें इतनी चीज़ पता है भाई, एनिमेलिया उनके पास टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम सब होता है, ठीक है। सो अब याद रखो, यहाँ पे तो तुम्हें पता ही है भाई, पूरा ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करके देना है। अब शुरुआत करते हैं थोड़े कम से। तो पहले सेल बनवा दो मोनरा के अंदर। प्रोटिस्टा को भी थोड़ा अभी ऐसे ही रखो, ठीक है। सो प्रोटिस्टा के अंदर भी सेल्स ही आई हैं अभी। अब फंजाई के अंदर उसको मल्टी सेलुलर कर दो, थोड़े थोड़े सेल के गुच्छे डाल दो, टिश्यू डाल दो वहाँ पे, ठीक है। प्लांटे के अंदर टिश्यू भी है और ऑर्गन भी है, क्लियर। एनिमेलिया के अंदर पूरे के पूरे कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे हो चुका है। अगर मैं खाने की बात करूँ तो सुन लो, हमारे पास जो मोनरा होते हैं ना, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। कुछ हाइड्रोट्रॉफिक भी होते हैं, ये हम आगे किंगडम में पढ़ेंगे। अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूँ तो ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक और हाइड्रोट्रॉफिक ये दोनों सेम ही है, क्लियर। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास फंजाई। ये हाइड्रोट्रॉफिक होती है, सैप्रोफाइटिक होती है और पैरासाइट होता है, हमें पता है, ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जो किसी और की बॉडी पे रह के खाना अपना टेक करते हैं, ठीक है। अगर सैप्रोफाइटिक की बात करूँ, जो कि सड़ी गली चीज़ों को फीड करते हैं, क्लियर। प्लांटे हमें पता ही है ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होते हैं उनके पास, ठीक है। अगर एनिमल्स की बात करें तो वी आर हेटरोट्रॉफ्स, हम डिपेंड करते किसी पे, ठीक है। सो हमारे अंदर होलोजोइक सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। सो आई होप आप लोगों को पांचों के पांचों समझ आ गए होंगे, बाकी धीरे धीरे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो सुनो, आर.एच. व्हिटेकर 1969 के अंदर आते हैं। वो आते ही हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करके देते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमारे पास प्लांटे और एनिमल तो था ही, लेकिन कुछ चीज़ें फिट नहीं बैठ पा रही थी, ना प्लांट के अंदर ना एनिमल के अंदर। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हमने 3 किंगडम और बढ़ा दिए। नंबर 1 मोनरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, ठीक है। अब हमने क्लासिफिकेशन क्यों की, कुछ कुछ क्राइटेरिया थे। उन्होंने क्या बोला भाई, मैंने सेल के स्ट्रक्चर को देख के की, अभी ऊपर देखा मैंने, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे, टिश्यू है क्या, सेल है क्या, ऑर्गन सिस्टम है, अभी देखा, ठीक है। खाने पीने का क्या सिस्टम है, क्या न्यूट्रिशन का क्या मोड है, रिप्रोडक्शन आगे देखेंगे। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है सुनो। मान लो ये ऑर्गेनिज्म एक ही है, एक ही है, इसके जो पूर्वज है वो सेम रहे होंगे, उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक लिंक, ठीक है। सो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को देखते हुए भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन यहाँ पे दी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है 3 डोमेन सिस्टम। अब इसमें क्या होता है ना, सुनो, ये घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। अब ये जो मोनरा था, इसको हम आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है यू बैक्टीरिया, एक है आर्की बैक्टीरिया, सिंपल। तो 2 डोमेन तो ये हो गए, ठीक है, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यानी मोनरा को हमने 2 डिवीजन में डिवाइड कर दिया, क्लियर। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमल्स, यानी जितने भी जो यूकैरियोट्स थे उसको एक कैटेगरी में डाल दिया। सो 2 + 1 कितने हुए, 3 डोमेन सिस्टम, क्लियर। इसमें 3 डोमेन सिस्टम होता है, यानी कि जितने भी जो प्रोकैरियोट्स उसको एक में, उसमें उसको मोनरा को 2 में डिवाइड कर दिया, और तुम्हारे पास जितने भी यूकैरियोट्स थे उसको तीसरे डोमेन के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब देखते हैं आखिरकार हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। ऐसे क्या इश्यूज थे जो कि दिक्कत पहले कर रहे थे। सो नंबर 1 हमारे पास जितने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंजाई, मॉसिस, फॉर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी को हमने प्लांट्स के अंदर डाल दिया, ठीक है। हमने क्या देखा भाई, इनके पास सेल वॉल होती है, बट कुछ ना कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिसकी वजह से ये चीज़ें फिट नहीं बैठ पा रही थी एक में, ठीक है। जैसे कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे उसको हमने यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के साथ डाल दिया, ठीक है। जितने भी जो यूनिसेलुलर थे उनको हमने मल्टीसेलुलर के साथ डाल दिया, लाइक क्लैमिडोमोनास और स्पायरोगारा। क्लैमिडोमोनास यूनिसेलुलर होता है और स्पायरोगारा मल्टीसेलुलर होती है, इन दोनों को हमने एक कैटेगरी में डाल दिया इन एल्गी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हमने ना ये भी नहीं बताया कि भाई हेटरोट्रॉफिक कौन है, ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स कौन है, उनको एक ही कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स भी साथ में, हेटरोट्रॉफ्स भी साथ में। इसके अलावा हमने सेल वॉल की कंपोजिशन भी नहीं देखी, जबकि फंगस के पास सेल वॉल किसकी बनी होती है, चाइटिन की बनी रहती है, ठीक है। बाकी ग्रीन प्लांट्स के पास क्या होती है, सेलुलोज की सेल वॉल होती है, क्लियर। तो ये सारी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमें 5 की क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, क्लियर। इसके अलावा अब हमने क्या किया, फंजाई को डिफरेंट ही सेपरेट किंगडम में डाल दिया जिसका नाम है किंगडम फंजाई, ठीक है। जितने भी जो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म थे उसको हमने किस में डाला, मोनरा के अंदर, ठीक है। अभी हमने देखा। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा थे उसके अंदर मैंने डाला एक क्लैमिडोमोनास, कॉलरा, दूसरा पैरामीशियम और अमीबा। ये चारों के चारों मैंने एक किंगडम में डाले जो कि है प्रोटिस्टा। जबकि क्लैमिडोमोनास और कॉलरा जिसको हमने पहले डाला था एल्गी के अंदर, ठीक है, क्योंकि उनके पास सेल वॉल थी। और पैरामीशियम और अमीबा को डाला था पहले मैंने एलिमा किंगडम में, क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं थी। बट बाद में हम लोगों ने इन्हें प्रोटिस्टा के अंदर डाला, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे क्या है, यूकैरियोट्स है, इस वजह से हमने किस में डाल दिया, प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है।
अब आगे देखते हैं आखिरकार अब ये जो चीज़ें हुई हुई क्यों। तो धीरे धीरे अब क्या होगा, हमारे पास क्राइटेरिया चेंज हुआ क्लासिफिकेशन का, और आगे भी हम लोग फ्यूचर में भी सोच रहे हैं कि हमारे पास दोबारा से इम्प्रूवमेंट की जाएगी क्लासिफिकेशन के अंदर, क्योंकि अब साइंटिस्ट ना कैरेक्टरिस्टिक्स तो देख ही रहे हैं, उसके अलावा हम उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पूर्वजों में भी झांक के देख रहे हैं कि क्या क्या लिंक रहे हैं, कि किस तरीके से आज की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पुराने वालों से किस तरीके से लिंक कर रहे हैं, किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है। सो अब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आगे जो बनेगा, इवॉल्व होगा, उसमें देखो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज इन सबको तो छोड़ दो, इसके अलावा हम अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करके चलने वाले हैं। ठीक है, वही जो फाइलोजेनेटिक मैंने रिलेशनशिप समझाया कि ये दो ऑर्गेनिज्म है, इनका कोई बैठा होगा पूर्वज, उससे हम लिंक करेंगे भाई ये चीज़ किस उससे किस तरीके से लिंक कर रही थी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि सेम थी। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अब आगे हम पढ़ेंगे किंगडम्स, किंगडम मोंडा पढ़ेंगे इस चैप्टर में, प्रोटिस्टा और फंजाई। ठीक है, जो कि आर एच भट्टिकर ने दिया था। बाकी किंगडम प्लांटे और एनिमल्स पे तो सेपरेट चैप्टर दे ही रखा है। प्लांटे वाले को हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, और एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। मोंडा के अंदर हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं, ये सोल मेंबर है। क्लियर, इसका मतलब मोंडा के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया हम लोगों को मिलने वाले हैं। ये अबंडेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बैक्टीरिया में हर जगह मिलेंगे देखने को। क्लियर, अगर आप मिट्टी भी उठा के देख रहे हो अपने हाथों में तो भी आपको वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँगा घर कहाँ होता है, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं हमें देखने को, तो जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। लाइक हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन, यानी कि बिल्कुल हॉट टेम्परेचर में भी रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड के अंदर भी रह सकते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके अलावा कुछ तो ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं, यानी कि कुछ पैरासाइट्स की तरह भी रहते हैं। क्लियर, अगर मैं बात करूँ बैक्टीरिया को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है उनके शेप्स के अकॉर्डिंग। नंबर 1 है स्फेरिकल कोकस, यानी कि ऐसे हमारे पास राउंड राउंड शेप होगी, इसको बोलेंगे स्फेरिकल कोकस। नंबर 2 बेसिलस, यानी कि हमारे पास रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा जो शेप होगी बेसिलस। ठीक है। नंबर 3 स्पाइरलम, ठीक है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। नंबर 4 विब्रियो, जो कि क्या है, कोमा शेप्ड है। क्लियर, इसके बाद हमारे पास सुनो, अब बैक्टीरिया देखने में आपको बड़े सिंपल लग रहे हैं, लेकिन सिंपल नहीं है। जो चीज़ सिंपल दिखती है वो कभी सिंपल हो ही नहीं सकती, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। किस तरीके से, इनकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है ना वो बहुत डिफरेंट है। मतलब कुछ तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख रहे हो, कुछ ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, कुछ हेटरोट्रॉफ्स भी हैं। ऑटोट्रॉफ्स की बात करूँ तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होंगे, कुछ कीमोसिंथेटिक होंगे, यानी कि कुछ तो सनलाइट के थ्रू खाना बनवा रहे हैं, कुछ केमिकल्स को यूज़ करके अपना खाना खुद बना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, वो किसी और के ऊपर डिपेंड होंगे या फिर बिल्कुल डेड डिकेइंग मैटर खा रहे होंगे, सेप्रोफाइट्स वगैरह होंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो मोंडा को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 आर्की बैक्टीरिया, नंबर 2 यू बैक्टीरिया। ठीक है, सो आर्की बैक्टीरिया यानी कि जो फर्स्ट टाइम आए हैं तो ये बैक्टीरिया काफ़ी स्पेशल थे। ठीक है, ये हार्श हैबिटेट के अंदर रह सकते थे, अभी मैंने आपको बता के चली हूँ, मैंने इंट्रो दिया था। ठीक है, ये सॉल्टी एरियाज में रह सकते हैं तो बोलेंगे हेलोफाइल्स। ठीक है, अगर हॉट स्प्रिंग्स में रहते तो बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स, अगर मार्शी दलदल एरिया में रहेंगे तो बोलेंगे मिथेनोजन्स। क्लियर, आर्की बैक्टीरिया दूसरी बैक्टीरिया से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकी सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है ना वो काफ़ी डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये लोग एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर भी रह पा रहे हैं। क्लियर, तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट सेल वॉल होने की वजह से ये लोग अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ काऊ बफेलोज होते हैं, रूमिनेंट्स वगैरह, उनके अंदर भी मिथेनोजेंस करके बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, अब उनके अंदर अगर मिथेनोजेंस प्रेजेंट है तो उनके डंग में भी मिथेनोजेंस ही रिलीज होंगे, जिसकी वजह से हमें बायोगैस बनाने में हेल्प मिलती है। क्योंकि बायोगैस के अंदर किसके ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, कौन सी गैस की, मिथेन। ठीक है, नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया यानी हमारी बात हो रही है, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, सो ये थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं। क्लियर, इनके पास अच्छे से सेल वॉल होगी, ये अच्छे से मूव करेंगे, तो मूव करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, बिल्कुल। तो क्या होगा, मूव करवाने के लिए फ्लैजिलम होगा, यानी कि फ्लैजिला। अब इसमें भी अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ तो कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होंगे, कुछ हमारे पास हेटरोट्रॉफ्स भी होंगे। क्लियर, तो यानी कि अगर हम बात करें सियानोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इसके पास क्लोरोफिल ए होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, सो जो सियानोबैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर होगा,
कॉलोनीज में भी रह सकता है या फिर फिलामेंट्स में भी रह सकता है, ठीक है। सो यूनिसेलुलर होगा, कॉलोनियल होगा, फिलामेंटस होगा। ये फ्रेश वाटर में भी रह सकता है और मेराइन वाटर में भी रह सकता है। इसके अलावा हमें धरती पे भी मिल सकता है, ठीक है। अब जो ये जो कॉलोनीज है ना इनके पास, इसके ऊपर एक अलग से एक लेयर होती है, एक शीट होती है, जिसे बोलते हैं जिलेटिनस की शीट, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना, ये लोग पानी के ऊपर एक सरफेस उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्लूम। अब जिसकी वजह से क्या होगा, बाहर की जो ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है वहाँ के लोगों को, यानी जो एक्वाटिक लाइफ होगी, ठीक है। सो कभी कभी ब्लूम्स भी बना लेते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ के अंदर, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन फॉस्फोरस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनको ब्लूम्स बनवाने में हेल्पफुल होते हैं। क्लियर। इसके अलावा ये ऑर्गेनिज्म, अब तुम्हें पता है, देखो प्लांट है, प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन यूज़ नहीं कर सकता, उसको पहले नाइट्रोजन को तुड़वाना पड़ेगा नाइट्राइट्स के अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करवाना पड़ेगा। तो वो कौन करवाते हैं, ये बैक्टीरिया आराम से फिक्स करवा देते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन जहाँ पे फिक्स होती है उसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे हेट्रोसिस्ट। यहाँ पे नाइट्रोजन N2 आएगी और इसको वो चेंज करके देंगे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के अंदर, जिसको मेरा प्लांट यूज़ करेगा। क्लियर। अब ये हेट्रोसिस्ट का जो मैंने बताया एग्जाम्पल, इनके अगर एग्जाम्पल बात करूँ तो नॉस्टॉक और एनाबीना, ये दो बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे पास नाइट्रोजन को फिक्स करवा के देंगे, ठीक है। इसके अलावा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि केमिकल्स के थ्रू जिन्होंने खुद खाना बना लिया, ठीक है। लाइक इन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ किया, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, और इससे इन्होंने ATP की प्रोडक्शन करवा ली, ये एनर्जी तो इनको मिल गई, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा और मेजर रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिशन की रिसाइकलिंग करवाने के लिए, ठीक है, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। क्लियर। अभी मैंने आपको बताया ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनमें एग्जाम्पल आता है डिकम्पोजर्स का। क्लियर। अब इनका अच्छा इम्पैक्ट भी है हमारे पास और बुरा भी है। अच्छे की बात करें तो हम दही बनवा सकते हैं, ठीक है, हम काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स बनवा सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पास नाइट्रोजन को फिक्स करवा सकते हैं। क्लियर। अब इनमें ना कुछ बेकार भी चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ ये पैथोजेनिक भी होते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स, पेट्स, यहाँ तक कि इनको भी परेशानी हो सकती है, लाइक कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये सब हो सकती है बीमारियाँ, ठीक है। बैक्टीरिया अगर मैं बात करूँ किस तरीके से रिप्रोडक्शन करेगा, तो ये अगर हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो ये स्पोर्ट्स बनाएगा, अगर फेवरेबल कंडीशन हुई तो ये रिप्रोडक्शन करेगा सेक्चुअल। क्लियर। कैसे करेगा, यहाँ से प्रिमिटिव DNA जाएगा दूसरे वाले DNA के पास में, तब होगा हमारे पास सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। सो बैक्टीरिया वैसे रिप्रोड्यूस करता है फिजन के थ्रू, लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो बनाएगा स्पोर्ट्स, और वैसे करेगा सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, ठीक है, बाय शेयरिंग द प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA। क्लियर। अब मैं बात करूँ तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल होती है, लिविंग सेल है। इसके पास ऑक्सीजन ना हो तो भी सर्वाइव कर लेगी, इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। ये काफ़ी पैथोजेनिक है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, ठीक है, बीमारी भी कॉज करती है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। अब स्टार्ट होगा किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमारे पास अब स्टार्ट होंगे यूकैरियोट्स, ठीक है। अभी मोनरा में हम क्या पढ़ रहे थे, प्रोकैरियोट्स, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यूकैरियोट्स। क्लियर। अब इसमें ना बाउंड्रीज क्लियर नहीं है, मतलब यहाँ पे ना हमें यही नहीं पता कि भाई ये वाला प्लांट है, एनिमल है, हमने काफ़ी सारे लोगों को इसमें डाल रखा है प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। सो इस किंगडम की बाउंड्रीज फिक्स नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा को, किसी बायोलॉजी को लगा भाई ये फोटोसिंथेटिक है, जबकि दूसरी वाले को लगा नहीं 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 ये तो प्लांट है, ठीक है। सो इसमें हम बात करेंगे क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, ठीक है। अब इनमें से कुछ तो हमारे पास होते हैं प्राइमरली एक्वाटिक होते हैं। क्लियर। ये लिंक भी बना रहे हैं दूसरे किंगडम्स के साथ, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई के साथ, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा अभी कि इनके पास वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। क्लियर। तो हमारे पास जब ये यूकैरियोट्स हैं इसलिए इनके पास न्यूक्लियस होता है, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे। मूवमेंट के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट है, सिलिया प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करेंगे और सेक्चुअली भी करेंगे, ठीक है, बाय सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। सो नंबर 1 आएगा क्राइसोफाइट। अब इसमें ना हमारे पास दो तरीके के लोग होते हैं, नंबर 1 डाइएटम्स, नंबर 2 गोल्डन एल्गी, ठीक है। ये हमें फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और मराइन एनवायरनमेंट के अंदर भी मिल सकते हैं। क्लियर। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं।
अब स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइट्स। ठीक है, ये हमारे पास दो तरीके के मिलते हैं, डाइएटम्स होते हैं और गोल्डन एल्गी होते हैं। ये हमें कहीं भी मिल सकते हैं, चाहे साफ पानी हो, गंदा पानी हो, कहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर, मराइन, खारे पानी के अंदर भी मिल सकते हैं। ये काफी छोटे होते हैं और कहीं भी वेल लेकर के घूमे रहते हैं, बस पानी के अंदर कहीं फ्लोट कर रहे होते हैं। क्लियर, ये फोटोसिंथेटिक होंगे। इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत अलग तरीके की होती है। जैसे कि मानो आपने चश्मे के डिब्बे को इमेजिन करो, ठीक है, उसको हम खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। तो जब उसको बंद करेंगे ना तो एक बॉक्स बनेगा। तो इसी तरीके जो सेल वॉल है उसमें ओवरलैपिंग शेल्स होती है। ठीक है, तो वो एक तरीके से सोप बॉक्स की तरह हम लोग को नजर आएंगी। क्लियर, इसके अलावा इनकी जो वॉल है, सेल वॉल के ऊपर एक लेयर होती है जिसे कहते हैं सिलिका। अब ये सिलिका की वॉल होने की वजह से ये इंडेस्ट्रक्टिबल होती है। मतलब अगर हमारे पास क्राइसोफाइट मर भी गए ना तो भी जो उनकी जो सेल वॉल है वो समुद्र के अंदर ऐसे घूमती फिरेगी। ठीक है, वो काफी डिपॉजिट हो जाएगी उसी हैबिटेट के अंदर, जिसकी वजह से बिलियंस ऑफ ईयर्स में जाके हमारे पास तब भी वो डिग्रेड नहीं होगी। क्लियर, जिसकी वजह से हम उसे बोलेंगे डाई एटमिशियस अर्थ। अब ये ग्रिटी ग्रिटी सॉइल हो जाएगी वहां की, तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसको यूज कर सकते हैं पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। ठीक है, ये काफी चीफ प्रोड्यूसर भी होते हैं हमारे पास ओशियंस के अंदर। ठीक है, तो क्राइसोफाइट काफी इजी है। ये डाइएटम्स और गोल्डन एल्गी होते हैं इसके अंदर। ये कहीं भी मिल सकते हैं, पानी, फ्रेश वाटर में भी, मराइन में भी। ज्यादातर ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और कहीं भी फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक होंगे। इनके जो सेल वॉल है वो याद होगा, उस पे सिलिका की लेयर होती है जो कि इंडेस्ट्रक्टिबल है। अब ये तो मर भी गया ना क्राइसोफाइट, तो भी जो उसकी सेल वॉल है वो पानी के अंदर ऐसी घूमती फिरती रहेगी। ठीक है, जो वहां पे आपकी जो अर्थ हो जाएगी वो कैसी बन जाएगी, डाइएटमिशियस अर्थ बन जाएगी। अब वहां की जो सॉइल है वो कैसी बनेगी, ग्रिटी सॉइल बनेगी, जिसकी वजह से हम उसको यूज कर सकते हैं पॉलिशिंग के अंदर, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स के अंदर। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट। अब इसके नाम में क्या आ रहा है, डाइनो यानी कि दो फ्लैजिला इसके पास प्रेजेंट होते हैं। तो पहली बात सुनो, यहाँ पे ना कुछ सेलुलोज की प्लेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे फ्लैजिला दिख रहे होंगे। हमारे पास मराइन वाटर में मिलते हैं, ये भी फोटोसिंथेटिक है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं क्योंकि इनके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनकी सेल वॉल के ऊपर, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। क्लियर, जो इनकी जो सेल वॉल है उनके पास यहाँ सेलुलोज की प्लेट प्रेजेंट होती है। क्लियर, अब हमारे पास फ्लैजिला होते हैं दो तरीके के, एक होगा हमारे पास लॉन्गिट्यूडल, एक होगा हमारे पास ट्रांसवर्स। ठीक है, अब जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो काफी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ का जो समुद्र है वो हमें रेड कलर का दिखेगा। जैसे कि पानी की लहर आएंगी ना तो ऐसे लगेगा पता नहीं क्या यार, क्यों, क्योंकि वहाँ पे रेड कलर किसकी वजह से आया है, जितने भी तुम्हारे वहाँ पे क्या बैठे डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब इसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं। अब टॉक्सिन रिलीज होगा ना तो वहाँ की जो एक्वाटिक लाइफ है वो डेंजर में आएगी। ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी जो फिशेस वगैरह हो गए उनको काफी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। ठीक है, तो याद रखना डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर दो फ्लैजिला होंगे, एक लॉन्गिट्यूडल, एक ट्रांसवर्स होगा। इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज प्लेट की बनी रहती है। ठीक है, ये मराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होंगे। इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं क्योंकि इनके पास पिगमेंट्स अलग अलग होते हैं इनकी सेल वॉल के ऊपर। क्लियर, अब आता है यूग्लिनॉइड। सो यूग्लिनॉइड इसमें काफ़ी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमें स्टेगनेंट वाटर के अंदर मिलेंगे, यानी कि रुके हुए पानी के अंदर मिल सकते हैं। ठीक है, इनके पास सेल वॉल के अलावा एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसे बोलते हैं पैलिकल। तो जो लेयर है इसको क्या बोलेंगे, पैलिकल। इसकी वजह से इनकी बॉडी क्या बनेगी, काफ़ी फ्लैक्सिबल बनेगी। क्लियर, इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा होगा एक काफ़ी बड़ा होगा। क्लियर, अब ये इनके अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ तो ये ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं। मतलब ये फोटोसिंथेसिस जब करेंगे अगर इनके पास सनलाइट प्रेजेंट होगी, और हेटरोट्रॉफ्स कब बनते हैं, जब इनके पास सनलाइट नहीं होगी। तो ये क्या करेंगे, शिकार करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इनका जो पिगमेंट है वो दूसरे हायर प्लांट से काफ़ी मैच करता है। एग्जाम्पल आपके पास यूग्लिना। क्लियर, नेक्स्ट है स्लिम मोल्ड। अब इसमें क्या होता है, ये सारे के सारे सैप्रोफाइटिक होते हैं, यानी कि डेड डिकेइंग मैटर को ईट करेंगे। ठीक है, तो इनकी बॉडी मूव करती रहती है डेड डिकेइंग ट्विग्स, लीव्स के ऊपर। ठीक है, और फिर धीरे धीरे उस चीज़ को वो खा जाएंगे। क्लियर, सूटेबल कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम बनाएंगे, फिर वो धीरे धीरे वो ग्रो करेगा। ठीक है, और पूरे फीट तक बहुत लंबा उसकी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, सो इसके अंदर क्या है, ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि डेड डिकेइंग मैटर पे लोग ईट करेंगे। इनकी बॉडी मूव करती है डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स के साथ। ठीक है, फिर धीरे 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 करके उस चीज़ को ये खा जाएंगे। क्लियर, सूटेबल कंडीशन के अंदर ये एक तरीके से प्लाज्मोडियम बनाएंगे जो कि धीरे धीरे ग्रो करेगा और फिर काफ़ी रेंज तक फैल जाएगा। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाते हैं ना, ये हमारे पास फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाते हैं। क्या बनाएंगे, फ्रूटिंग बॉडीज़। ठीक है, तो हमारे पास इन्होंने क्या बना दिया, स्पोर्स की फॉर्मेशन कर दी। अब स्पोर्स की फॉर्मेशन करी तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, और एडवर्स कंडीशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं क्योंकि हम इनको काफ़ी सालों तक रोक के रख सकते हैं, इनको बचा के रख सकते हैं। ठीक है, इन स्पोर्ट्स को हम कैसे डिस्पर्स करेंगे, थ्रू द एयर। ये जैसे कि यहाँ पे स्पोर्ट्स की जो सेल वॉल फट जाएगी, फिर सारे के सारे स्पोर एयर के थ्रू अपने अपने टारगेट के पास चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ, अब देखो धीरे धीरे हम कहाँ पे आ गए, हेटरोट्रॉफ्स पे आ गए। सो ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ये प्रेडेटर की तरह रहते हैं और कभी कभी पैरासाइट की तरह भी रहते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं कि ये रिश्तेदार रहे हैं हमारे एनिमल्स के। ठीक है, प्रोटोजोआ की 4 कैटेगरी है। अमीबॉइड, अमीबॉइड के नाम से समझ में आ रहा है अमीबा, यानी कि फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, ये सी वाटर में भी रह सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी रह सकते हैं। ठीक है, ये अपना खाना कैप्चर कैसे करते हैं, सूडोपोडिया की हेल्प से, है ना, ऐसे ऐसे फॉल्स फीड बना लेंगे जिससे क्या करते हैं, अपना ये खाना अपटेक कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो शेल्स है उसके ऊपर किसकी लेयर होगी, सिलिका की लेयर होती है। ठीक है, एंटा अमीबा एग्जाम्पल दे रखा है आपके पास पैरासाइट का।
नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड यानी फ्लैजिला की बात हो रही है, ठीक है। ये या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं, इनके पास फ्लैजिला होता है। इसके अलावा एक खतरनाक डिजीज कॉज करते हैं जिसे हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिप्नोसोमा। क्लियर। फिर सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सिलिएटेड का मतलब इनके पास क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे मिल सकते हैं, एक्वाटिक और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके अलावा इनके पास गलेटिक कैविटी होती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, देखो ये रही आपके पास गलेट कैविटी, ये रही। अब क्या होता है ना, इसमें जो भी जो खाना पानी है वो सिलिया क्या करेंगे, उसको लेके आएंगे और फटाफट से किस में डाल देंगे, गलेट कैविटी के अंदर। सो गलेट कैविटी बेसिकली क्या करती है, फूड पानी को स्टोर करके रखेगी इनके लिए, ठीक है। सो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो कि हो रहा है सीलिया का, जिसकी वजह से पानी खाना वानी जो भी है वो सारा गलेट कैविटी के अंदर चला जाएगा। एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोरोजोआ। अब स्पोरोजोआ की यानी कि मैं इस बात कर रही हूँ स्पोर्स की, और स्पोर्स किसके अंदर बनते हैं, प्लाज्मोडियम के अंदर। प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है, हमारे पास बीमारी होती है जिसे कहते हैं मलेरिया, जो कि काफ़ी स्टैगरिंग इफेक्ट डालता है ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर। क्लियर। अब फंजाई के अंदर हमारे पास सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ड्राइव करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी डाइवर्सिटी शो करते हैं इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, मतलब जो इनका जो फिजिकल अपीयरेंस होगी ना वो काफ़ी अलग अलग हो सकती है। अलग अलग डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो हैबिटेट इनका अलग हो सकता है कोई फंगस हमें कहाँ पर मिल रही हो, कोई फंगस हमें कहाँ पे मिल रही हो, ठीक है। जैसे कि फंगस अगर मैं घर की बात करूँ तो हमने देखा होगा हमारे जैसे कि रोटी वगैरह अगर ख़राब होगी तो उस पर फंगस लग जाती है, ठीक है। हमारे पास ब्रेड वगैरह है उसके ऊपर फंगस लग जाती है। जितने भी तुम्हारे पास रॉटन फ्रूट्स हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं उनके ऊपर क्या लगी रहती है, फंगस, ठीक है। जैसे कि हम मशरूम खाते हैं उस वो भी क्या एक तरीके से फंगस, यानी कि हम मशरूम जो खा रहे हैं ना वो क्या है, खुद फंगस है, ठीक है। टॉड स्टूल हो गया जो कि पॉइजनस होता है, वो भी क्या है, फंगस है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मस्टर्ड लीव्स होती है, सरसों की पत्तियाँ, उसके ऊपर क्या वाइट स्पॉट्स हैं, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक पैरासाइट बैठा है जो कि खुद कौन है, फंगस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर फंगस होते हैं लाइक ईस्ट। अब ईस्ट को हमने पढ़ा था माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, वहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे ईस्ट का ब्रेड बनवाने के लिए और बियर बनवाने के लिए। ब्रेड के लिए हम लोगों ने यूज़ किया था बेकर्स ईस्ट, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, और बियर बनाने के लिए भी हमने वही यूज़ किया था, लेकिन वो ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे थे तो बोला था ब्रूअर ईस्ट, ठीक है। इसके अलावा कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि डिजीज़ करते हैं, बीमारी करते हैं, चाहे वो एनिमल के अंदर हो या फिर प्लांट्स के अंदर हो, ठीक है। जैसे कि वीट ट्रस्ट क्यों किसने की, पक्सीनिया ने की, ठीक है। हमारे पास एंटीबायोटिक भी बनवा के दी थी माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में, माइक्रोब ने किसने बना के दी थी, हमारे पास फंजाई ने। जैसे कि पेनिसिलियम नोटाटम बना था हमारे पास, ठीक है, पेनिसिलियम ने दवाई बनाई थी, क्लियर। इसके अलावा फंजाई कॉस्मोपॉलिटन होती है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब जहाँ आप ढूंढना चाहोगे ना वहाँ पे आपको फंगस मिल जाएगी, हर जगह पे मिल सकती है, एयर में, वाटर में, सॉइल में, किसी भी प्लांट के ऊपर, किसी भी एनिमल के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अब फंगस कहाँ मिलती है, जैसे कि हमारे जो मम्मी वगैरह होती है वो क्या कहती है कि खाने को स्टोर करना चाहिए हमें ठंडे एनवायरनमेंट में ताकि खाना ख़राब ना हो, ठीक है, खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट है जिसकी वजह से खाना ख़राब हो सकता है। तो अब अगर मैं बात करूँ हमें कहाँ मिलेगी फंगस, तो वो वार्म ह्यूमिड प्लेसेस पे मिलती है। ये बोलते हैं कि हमें फ्रिज में खाना रखना चाहिए, क्यों, इससे बैक्टीरिया फंगस की वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा, क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ, अभी मैंने आपको बताया ईस्ट है, अब ईस्ट हमारा सिर्फ यूनिसेलर होता है, बाकी सारे के सारे फिलामेंटस हमारे पास फंगस होती हैं, ठीक है। सो अगर मैं ईस्ट को हटा दूँ तो बाकी जितनी भी जो फंजाई बची वो सारी क्या होंगी, फिलामेंटस होंगी। अब फिलामेंटस का मतलब क्या है, सुनो, हमारे पास जो इनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, ठीक है, स्लेंडर टाइप होगी, और थोड़े धागे धागे लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम बोलते हैं हाइफे, ठीक है। सो लॉन्ग स्लेंडर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं हाइफे, क्लियर। मानो एक आपके पास ये रहा हाइफे, क्लियर। अगर मैं ऐसे ही हाइफे को बार बार मैं ऐसे जोड़ दूँ तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना ये बना आपके पास माइसीलियम, ठीक है। सो माइसीलियम किससे बनता है, सिंपल, हाइफे को जब आप बहुत सारे हाइफे को जोड़ दोगे तो आपके पास बन के आएगा माइसीलियम, ठीक है। अब ये माइसीलियम हमारे पास कॉन्टिन्यूस ट्यूब बनाते हैं, मतलब सुनो, आपके पास ये माइसीलियम है एग्जाम्पल, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे इसे सीनोसिटिक हाइफे, क्या बोलोगे, सीनोसिटिक हाइफे। सिटिक का मतलब ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या बैठा है, बहुत सारे हमारे पास क्या बैठे हैं, मल्टी न्यूक्लियस है वहाँ पे प्रेजेंट है, नॉर्मल, तो बोलोगे सीनोसिटिक हाइफे।
अगर तुम्हारे पास हाइफे के अंदर अगर दीवार दे दी, सेप्टा दे दिया, वॉल्स दे दी, तो बोलोगे वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेप्टा या फिर क्रॉस वॉल। ठीक है, तो हमारे पास माइसीलियम दो तरीके के हो सकते हैं, ये आपको भी याद करना है क्योंकि इसी के थ्रू हम फंजाई की बाकी क्लासेस को अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, सो याद रखो हाइफे दो तरीके का होगा, और सीनोसिटिक यानी कि बस न्यूक्लियस बैठा हुआ है, मल्टी न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अंदर क्या होगा, सीनोसिटिक हाइफे बना है। अगर हाइफे के अंदर आपने दीवारें रख दी हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बनेगा सेप्टा। क्लियर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जिसकी जो सेल वाला फंजाई की, वो किसकी बनी रहती है, चाइटिन और पॉलीसैकेराइड की। क्लियर। अब बात करते हैं फंजाई आखिरकार किस तरीके से खाना अपना खाती है। ठीक है, सो ये सारे क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये सड़ी गली चीज़ें, खराब वगैरह चीज़ें, इन सबको ईट करते हैं, तो डेड सबस्ट्रेट के ऊपर ये फीड करेंगे, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे सैप्रोफाइट्स। ठीक है, इसके अलावा ये पैरासाइट्स भी होते हैं, प्लांट एनिमल के ऊपर भी ये लोग रह के अपना खाना वाना खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिम्बायंट्स होते हैं। सिम्बायंट्स मतलब जहाँ पे म्यूचुअल एक तरीके से रिलेशनशिप शो करेंगे, जहाँ पे इस वाले पार्टनर को भी फ़ायदा होगा और सेकंड वाले को भी। ठीक है, जैसे कि एल्गी के साथ ये रहते हैं, तो एल्गी क्या देगा, उसको एक तरीके से फूड बना के देगा, और फंजाई क्या देगा, वहाँ पे हमें मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करके देगा मिट्टी के अंदर से, पानी वगैरह, है ना, मिनरल्स वगैरह। तो ये लाइकन्स बने हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से प्लांट्स के साथ भी लिंक बना के रहती है फंजाई, रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ, उसको बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इसके अंदर वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब वेजिटेटिव की बात करूँ तो फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, ये सब हो सकता है। ठीक है, एसेक्सुअल की बात करूँ तो वहाँ पे बनते हैं हमारे पास स्पोर्स। ठीक है, सो नंबर 1 कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स, 3 तरीके के हमारे पास स्पोर्स मिलेंगे। क्लियर, नंबर 1 कोनिडिया, नंबर 2 स्पोरेंजियोस्पोर, फिर है ज़ूस्पोर। ठीक है, सेक्सुअल की अगर मैं बात करूँ तो oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। अब मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी बेसिडियोमाइट्स, इसकी क्लास है। ठीक है, इसकी कैटेगरी है एक तरीके से फंजाई की। एक होगा एस्कोमाइट्स। ठीक है, तो एस्कोस्पोर्स कहाँ मिलेंगे, एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर, और बेसिडियोस्पोर कहाँ मिलेंगे, बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर। ठीक है, तो याद रखना। अब ये जो स्पोर्स हैं वो आखिरकार बनते कहाँ हैं। ठीक है, तो ये एक फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर ये सारे के सारे बनते हैं स्पोर्स, और जब ये फ्रूटिंग बॉडीज जब ये बस्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी, तो क्या निकलेगा बाहर, स्पोर्स निकलते हैं। सिंपल। तो याद रखोगे हमारे पास सेक्चुअल, एसेक्चुअल और वेजिटेटिव हमारे पास हो रहा है रिप्रोडक्शन। क्लियर। और ये स्पोर्स कहाँ बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर। अब अगर मैं बात करूँ सेक्शुअल साइकिल की, तो इसके पास 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 सुनो, हमारे पास एक ये गैमेट्स हैं। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2। अब इनका प्रोटोप्लाज्म पहले आप फ्यूज़ करवा दो, इसको बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। ठीक है, यानी जब प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज़न करवाते हैं बिटवीन 2 मोटाइल गैमेट या फिर नॉन मोटाइल गैमेट, उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। ओके, अब जैसे ही आप फ्यूज़न करवाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक तरीके से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। मतलब देखो, यहाँ पे फ्यूज़न करवा दे तो एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा, यानी कि अब क्या होगा, अब इन दोनों का न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होगा, तो क्या बनेगा अंदर, 2n। क्लियर, इसको बोलेंगे कैरियोगैमी। यानी पहले क्या किया आपने, प्रोटोप्लाज्म को आपने फ्यूज़ करवा दिया। क्लियर, उससे क्या होगा, आपके पास बनेगी कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होता है, फ्यूज़न करवा दो 2 न्यूक्लियस का, क्या बन गया, डिप्लॉइड। क्लियर। अब हमें तो पता है भाई डिप्लॉइड के बाद क्या करवाना पड़ेगा उसे, हैप्लॉइड बनाने के लिए मियोसिस। तो मियोसिस करवाएंगे जिससे क्या बने, एक इधर बन जाए एक सेल, एक इधर बन जाए। भाई 2n था ना, उससे आप क्या चाहोगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बन के आ जाए आपके पास। सिंपल। सो नंबर 1 प्लाज्मोगेमी, नंबर 2 कैरियोगेमी, नंबर 3 आपके पास क्या बनेगा, मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। अब अगर फंगस की बात करते हैं तो वो सेक्चुअली अगर रिप्रोडक्शन करती है तो किस तरीके से करेगी, तो इनके पास जो हाइफे थे ना वो ही कांटेक्ट में आएंगे। सिंपल सी बात है, हाइफे आई, उन्होंने क्या किया, फ्यूज़ किया। अब इधर भी एक एन था, इधर भी एक एन था, अब इन्होंने क्या बना लिया, n+n। ये कंडीशन आती है डिफरेंट। होना क्या चाहिए था हमारे पास, इधर से भी n आया, इधर से भी n आया, तो क्या बनना चाहिए था, 2n। ठीक है, तभी तो जाके वो मियोसिस करते हैं, फिर जाके बनता है हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पास इधर एक हमारे पास हाइफे है, इधर एक हाइफे है। अब इन दोनों ने क्या किया, यहाँ पे डिप्लॉइड नहीं बने, यहाँ पे ये n+n करके रह गए, यानी कि 2 न्यूक्लियस बना लिए इन्होंने, डाई कैरियन फेस होता है ये। ठीक है, लेकिन कुछ देर का है,
उसके बाद ये अपने आप क्या करते हैं, N+N ये फ्यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं, और फिर दोबारा से N अलग हो जाएगा, हैप्लॉइड स्पोर्स यानी कि हमारे सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब फंगस रिप्रोड्यूस करता है सेक्चुअली तो हाइफे कांटेक्ट में आएंगे, जिससे क्या होगा, हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन होगा। अब क्या बनता है हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में, डिप्लॉइड सेल 2n बन गया, फिर जाके वो अपने आप हैप्लॉइड स्मूल में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं एस्कोमाइसिटीज़ की और बेसिडियोमाइसिटीज़ की, तो इन दोनों केसेस के अंदर ना हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो साथ में नहीं जुड़ते, वो एक तरीके से N+N की कंडीशन में रहते हैं। इसको बोलते हैं डाइकैरियोन, यानी एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हैं। ठीक है, तो इस फेज को बोलेंगे डाइकैरियो फेज। लेकिन बाद में ये जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ करेंगे और फिर सेल दोबारा से डिप्लॉइड बनेगी, देन आपके पास फिर मियोसिस कंटिन्यू करेगी। क्लियर। तो अब मैं आपको इसकी कुछ क्लासेस बताने वाली हूँ। हमने अब तक 3 चीज़ें पढ़ी हैं। माइसीलियम कैसे बना था, बहुत सारे हाइफे को जोड़ दिया था, तब क्या बना था, माइसीलियम। फिर स्पोर की फॉर्मेशन, ठीक है, फिर फ्रूटिंग बॉडीज़। अब स्पोर्स में हमारे पास ऊपर थे कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर थे। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर से क्या निकले थे, स्पोर्स। अब इन तीन चीज़ों को आप कंसिडर करके आप कुछ क्लासेस के बारे में बात करोगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसिटीज़। अब फाइकोमाइसिटीज़ काफ़ी पुराने ज़माने के हैं। ठीक है, मतलब कि उस टाइम क्या क्या प्रेजेंट था, पानी था। अब जाके एनवायरनमेंट ठीक हुआ है, बट पहले क्या था, पानी। तो इसको इस तरीके से लगा के चलो, एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर हमें मिले थे। ठीक है, कहाँ कहाँ मिल सकते थे, हमें डिकेइंग वुड पे। अब उस टाइम पे कोई ढंग का तो कुछ था नहीं, तो कहाँ हो सकते बेचारे, सड़ी गली लकड़ी पे पड़े होंगे। ठीक है, दलदल एरिया में पड़े होंगे, डैम प्लेसेस में। ठीक है, इसके अलावा ये ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह थे। इनका जो माइसीलियम था, अब आप यहाँ पे माइसीलियम जो भी अभी मैंने आपको बताया था, एक था सिनोसिटिक। ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियस पड़ा था, इस कंडीशन को कहते हैं सिनोसिटिक। एक था जब उसके बीच में जब हाइफे, एक तरीके से हमारे पास क्या बन गई थी, ब्रांचेस बन गई थी, सेप्टेट बन गया था, है ना, यानी कि वॉल्स की फॉर्मेशन हो गई थी। तो हाइफे हमारे पास दो तरीके के बने थे। एक था हमारे पास माइसीलियम सेप्टेट था, ठीक है, दूसरा ए सेप्टेट, यानी कि जिसके अंदर कोई भी वॉल की फॉर्मेशन नहीं हुई। ठीक है, फिर हमारे पास सिनोसिटिक किसके अंदर था, ए सेप्टेट के अंदर। तो अब नंबर 1 डिफरेंस यही है कि जिसका जो माइसीलियम होता है वो ए सेप्टेट होता है, यानी कि सिंपल वही, अंदर क्या भरा हुआ है, काफ़ी सारे न्यूक्लियस भरे हुए हैं, तो सिनोसिटिक कंडीशन के अंदर है। ए सेप्टेट के अंदर कोई भी बीच में कोई भी फॉर्मेशन नहीं हुई है वॉल की। ठीक है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जू स्पोर के थ्रू। ओके जी, अब ये जो स्पोर है वो आखिरकार बनते कहाँ पे हैं, तो वो बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। क्लियर। अब ये जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर दो तरीके के स्पोर्स निकलते हैं, नंबर 1 जू स्पोर, नंबर 2 ए प्लानो स्पोर। अब अगर मोटाइल हमारे पास हुए गैमेट्स तो बनेगा जू स्पोर, अगर नॉन मोटाइल बॉडी हो तो होगा ए प्लानो स्पोर। क्लियर, कहाँ पे बनते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर। अब अगर जाइगोस्पोर की बात करूं, यानी कि मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिंपल बात कर रही हूँ। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फ्यूजन होगा गैमेट्स का, तो दोनों गैमेट्स यहाँ फ्यूज करेंगे। अब ये जो गैमेट्स हैं वो कुछ सिमिलर भी हो सकते हैं, लाइक ये मेल का भी इतने साइज का है, फीमेल का भी, इसको बोलेंगे आइसोगैमस। एनाइसोगैमस ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है एनाइसोगैमस। एक होता है ओगैमस। ठीक है, तो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, ओगैमस भी हो सकते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल है आपके पास राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, ठीक है, एल्ब्यूगो, पैरासाइटिक फंजाई होती है मस्टर्ड के ऊपर, एक होता है म्यूकर। क्लियर। अब आती है एस्कोमाइसिटीज़ की, तो सुनो, एस्कोमाइसिटीज़ को हम कॉमनली जानते हैं सेक फंजाई के नाम से। क्लियर, ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होती है, एक ईस्ट को छोड़ के जो कि यूनिसेलुलर हमारे पास है। ठीक है, अगर मैं मल्टी सेलुलर की बात करूँ तो एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, और अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूँ तो वो है ईस्ट। क्लियर। अब ये सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, ठीक है, हमारे पास डीकम्पोजर भी हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और उससे भी अलग बात कॉर्पोफाइलस, यहाँ तक कि गोबर के ऊपर भी मिलते हैं। ठीक है, माइसीलियम की बात करूँ तो अब सब में रट्टा मार लो, आगे जितनी भी जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, बेसिडियोमाइसिटीज़, ड्यूटेरोमाइसिटीज़, और आपके पास ये तो हो गया एस्कोमाइसिटीज़, इन तीनों के अंदर हमारे पास जो माइसीलियम मिलेगा वो ब्रांच कंडीशन में मिलेगा और सेप्टा की फॉर्मेशन होगी, यानी कि ये रहा क्या बैठा है इसके बीच में, सेप्टा की फॉर्मेशन हो रखी है। अगर मैं ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो सुनो, ए सेक्चुअल स्पोर होता है जो रिप्रोडक्शन है कोनिडिया के थ्रू। क्लियर। अब ये जो कोनिडिया है वो बनते हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर जिसको बोलते हैं कोनिडियोफोर, यानी कि इसके अंदर क्या बन रहे हैं, कोनिडिया बन रहे हैं। क्लियर। अब ये जो स्पोर जो हमारे पास बनते हैं इसी को हम बोलेंगे कोनिडिया।
क्लियर। अगर मैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो जो सेक्सुअल स्पोर बनेगा उसको बोलेंगे एस्कोस्पोर। अब ये हमारे पास बॉडी के अंदर बनते हैं, तो ये क्या है, एंडोजीनियसली। अब जो जो स्पोर निकल के आए उसको बोलेंगे एस्काई। ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या हुआ, जो सेक्सुअल स्पोर थे जिनको हमने एस्कोस्पोर कहा, वो कहाँ पे बने थे, अंदर बने थे बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे एस्काई के थ्रू। ठीक है, इसको हम बोलेंगे। अब ये काफ़ी सारे एस्काई आगे जाके बनाएंगे फ्रूटिंग बॉडीज़, और फ्रूटिंग बॉडीज़ हमारे पास क्या निकाल के देगी, एस्कोकार्प। तो जैसे ऊपर बना हमारे पास एस्कोस्पोर, यहाँ पे बने एस्कोकार्प। एग्जाम्पल है एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोफोरा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या करते हैं, ये बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में हेल्पफुल होते हैं। क्लियर। इसके अलावा ये कुछ ना कुछ खाने के लिए हम यूज़ करते हैं फंजाई को, एग्जाम्पल मोरल और ट्रफल्स। ठीक है, अब आता है बेसिडियोमाइसिटीज़। अब बेसिडियोमाइसिटीज़ के नाम से समझ में आ रहा है बेस, यानी कि ज़मीन पे चीज़ें में मिली होंगी। ठीक है, जैसे कि सॉइल में, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स में। ठीक है, कैसी हो सकती है बेसिडियोमाइसिटीज़, जैसे कि मशरूम, ठीक है, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल, ये सारे होते हैं हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज़। ठीक है, ये हमारे पास लिविंग प्लांट बॉडी पे भी रह सकते हैं एज अ पैरासाइट। एग्जाम्पल रस्ट, अभी वीट रस्ट हमने देखा था। ठीक है, स्मट्स की तरह रह सकते हैं। इनका भी माइसिलियम कैसा होगा, ब्रांच और सेप्टेट होगा। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पे मिलते ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन ही होता है, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर सी बात है, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होती है। अब प्लाज्मोगैमी में क्या होगा, फ्यूजन होगा आपके पास दो वेजिटेटिव न्यूक्लियस का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो वेजिटेटिव न्यूक्लियस आ गए, आपने फिर इनका क्या करवा दिया, फ्यूजन। अब फ्यूजन हुआ, लेकिन ये कौन सी स्टेज में, N+N। ठीक है, क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर के अंदर बैठे रहते हैं जिसे कहते हैं बेसिडियम, फिर जाके बना देंगे खुद थोड़ी देर बाद अपने आप कैरियो अपने पास स्टार्ट करवा देंगे, कैरियोगेमी। ठीक है, फिर धीरे धीरे मियोसिस हो जाएगा। यानी सिंपल, अभी जो मैंने आपको बताया था, होता क्या हमारे पास इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे पास अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे 2n ना बना के N+N की कंडीशन में बैठे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद कैरियोगेमी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि अपने आप क्या करेंगे, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाएंगे और फिर जाके दोबारा से हैप्लॉयड स्पोर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कितने बनाते हैं, 4 बेसिडियोस्पोर्स बना के देंगे। ठीक है, ये भी कहाँ पे बनते हैं, बॉडी के अंदर, बेसिडियम स्ट्रक्चर के अंदर ही बनते हैं। क्लियर। बेसिडिया हमारे पास फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होते हैं, जिसको बोलेंगे बेसिडियोकार्प। एग्जाम्पल है हमारे पास एगैरिकस, यूस्टिलैगो। एग्जाम्पल है हमारे पास एगैरिकस, यूस्टिलैगो, पक्सीनिया। अब स्टार्ट करते हैं ड्यूटेरोमाइट्स। अब ड्यूटेरोमाइसिटीज हमारे पास काफ़ी इम्परफेक्ट हैं। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही मिलता है, यहाँ पे सेक्सुअल वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही सेक्सुअल फॉर्म मिलती हम उसे दूसरी क्लास में भेज देते, लाइक एस्कोमाइसिटीज में भेज दिया, बेसिडियोमाइसिटीज में भेज दिया, है ना। तो एक तरीके से हमारे पास जो फंजाई जो निकल के आती थी ना कि भाई इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा, तो उसको हम ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर नहीं डालते थे, उसको हम किसी एस्कोमाइसिटीज, किसी बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव वाले ही मिलते हैं। अब जो ड्यूटेरोमाइसिटीज हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं बाय एसेक्सुअल स्पोर, जिसको बोलते हैं कोनिडिया। ठीक है, माइसिलियम इसका भी क्या होगा, सेप्टेट और ब्रांच की फॉर्मेशन में होगा। इसके कुछ मेंबर्स जो कि सैप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, जबकि और बाकी हमारे पास डीकम्पोजर्स होते हैं जो कि एक तरीके से मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास CAT, यानी कि CET का एग्जाम हुआ था तो यहाँ पे लगा लो CAT। C से क्या होगा, कॉलियोट्राइकम। ठीक है, A से ऑल्टरनेरिया, T से ट्राइकोडर्मा। जो किंगडम प्लांटे में सारे के सारे प्लांट्स आते हैं। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं प्लांट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट इन लोगों के पास मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखो ये तो हमें पता है कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन कुछ ना हमारे पास पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। मतलब कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट भी हैं, कुछ पैरासाइट्स की तरह भी ये लोग काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि कसकटा है, वो क्या है, एक पैरासाइट है। ठीक है, ब्लैडर वॉट्स क्या है और वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है, एक तरीके से इंसेक्टिवोरस प्लांट। जैसे कई सारी ऐसी पत्तियां होती हैं ना जो ऐसे होती हैं और जैसे उसको कोई खाने आएगा तो वो उसको वहाँ पे अपने अंदर निगल लेती हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से हमारे पास ब्लैडर वॉट और वीनस फ्लाई ट्रैप होता है। क्लियर।
अब हमारे पास जो प्लांट सेल है उसके पास पूरा यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर है, तो उसके पास क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा। ठीक है, अब इसकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, हम सबको पता है किससे बनी होगी, सेलुलोज से बनी होगी। बाकी जो प्लांट की पूरी जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब प्लांट के अंदर एल्गी पढ़ेंगे हम, उसमें ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म। क्लियर। प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 फेजेस से निकलना पड़ता है। ठीक है, सो एक होता है डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज, एक होता है हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक फेज। क्लियर। अब कितनी लेंथ है हैप्लॉयड की, डिप्लॉयड फेज की, या फिर कितना हमारे पास कौन सा फेज फ्री लिविंग में है, कौन सा डिपेंडेंट है एक दूसरे पे नहीं है, वो वेरी करेगा फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। हो सकता है इस प्लांट में अलग हो, उस प्लांट में अलग हो। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, जो कि नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम के अंदर हमारे पास आएगा। ठीक है, अब है किंगडम एनिमेलिया। अब एनिमेलिया के नाम से समझ में आ रहा है सारे के सारे इसमें कौन होंगे, एनिमल्स होंगे। अब एनिमल्स होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर हमारे पास होते हैं। अब क्या हम लोग खुद ऑटोट्रॉफ्स हैं, क्या हम खुद खाना बना सकते हैं, नहीं ना। हम क्या है, हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम लोग होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है, ताकि इन लोगों को फूड मिल सके। ठीक है, अब ये जो अपना फूड है उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं, एक अंदर कैविटी होती है। ठीक है, वहाँ फिर ये प्लांट का एक तरीके से जो भी ब्रेक डाउन वगैरह करवाएंगे। क्लियर। फिर जो फूड का जो हमारे पास जो बचा उसको एनर्जी की तरह भी यूज़ करेंगे, तो उसको स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन या फिर फैट के रूप में। ठीक है, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजाइक होता है। ठीक है, जैसे कि हम फूड को इंजेक्शन करेंगे, फिर उसका डाइजेशन करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे, देन एसिमुलेशन, इजेशन वगैरह सारी प्रोसेस वहाँ पे होगी। ठीक है, इसमें हमारे पास डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न्स होते हैं किंगडम एनिमिलिया के अंदर, क्योंकि एक तरीके से छोटे से बड़े की तरफ हमारी ग्रोथ होगी। ठीक है, अडल्ट्स में हमारे पास क्या होगी, ग्रोथ होके आती है, एक डेफिनेट शेप साइज हमारे पास होगा। जितने भी जो हायर फॉर्म्स होती है किंगडम एनिमेलिया के अंदर, वो काफ़ी ना सेंसरी, उनके पास मोटर डेवलपमेंट अच्छी होती है। ठीक है, हम लोग अच्छे से सेंस कर पाते हैं, न्यूरो मोटर मैकेनिज्म, हमारा दिमाग ढंग से काम कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कि लोकोमोशन कर सकते हैं। लोकोमोशन मतलब जो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, दैट इज योर लोकोमोशन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा हम सब जानते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, फिर वो फ्यूजन होगा, देन जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं वायरस, वायरोइड्स, प्रायंस एंड लाइकन्स। अब हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी किसने, विटेकर ने। क्लियर। लेकिन इन्होंने क्या किया था, हमें ना लाइकन्स के बारे में बताया था, ना ही हमें कुछ ऐसे ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं बताया था, लाइक वायरस, वायरोइड्स, प्रायंस। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं जितने मैंने वायरस वगैरह बोले, इनके काफ़ी इल इफेक्ट्स होते हैं। लाइक अगर हमें थोड़ा सा जुकाम भी हो जाए ना, फ्लू वगैरह, तो भी कितनी परेशानी होती है। ठीक है, तो वायरस को हमने क्लासिफिकेशन में इसलिए नहीं डाला क्योंकि ना ये ट्रू लिविंग नहीं है। हम लिविंग किसको कहते हैं, जिसके पास एक प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वायरस के पास तो कोई सेल स्ट्रक्चर है ही नहीं। ये क्या है, नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो हमें तो परेशानी कर रहे हैं ना। अब जुकाम भी हमें कब होगा, जब वो वायरस इन्फेक्शन कर चुका होगा मेरे को। ऐसा थोड़ी ना कि इधर उधर डोल रहा है और फिर हमें हो गया हो कुछ ना कुछ, कोई बीमारी होगी, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब जैसे ही होस्ट के अंदर उसने एंट्री मारी, तभी क्या होगा, हमें इन्फेक्शन हो जाता है। यानी कि बाहर तो वो क्या है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे ही वो लिविंग सेल के अंदर जाएगा तो वो होस्ट की मशीनरी को यूज़ करेगा और क्या करेगा, अपनी ही जैसी चीज़ों को बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जैसे एड्स के अंदर हुआ था, तो उस तरीके से एक तरीके से होस्ट वहाँ पे मर भी सकता है। क्लियर। वायरस एक तरीके से क्या है, हमारे पास जहर है, पॉइजनस फ्लूइड है। ठीक है, तो हमारे पास डिमिट्री आते हैं 1892 के अंदर। इन्होंने क्या किया, एक तंबाकू प्लांट देखा, उसके अंदर एक बीमारी हो रखी थी, मोजेक डिजीज़। तो वहाँ पे इन्हें कुछ माइक्रोब्स मिले, उसमें से उन्होंने एक माइक्रोब देखा जो कि था मेरे पास वायरस, तो उसको नाम क्या दे दिया उन्होंने, वायरस। अब जो ये वायरस है ये बैक्टीरिया से भी काफ़ी छोटा होता है, यहाँ तक कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में से भी पास कर सकता है। क्लियर। तो डिमिट्री ने सबसे पहले नाम दिया था वायरस। उसके बाद आते हैं MW 1898 के अंदर। ये क्या करते हैं, टमैको प्लांट के अंदर से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल के देखते हैं, फिर देखते हैं अरे हाँ ये तो सच्ची में किसी भी हेल्दी प्लांट को इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो इन्होंने एक नाम दिया कंटाजियम वाइवम फ्लूडियम। कंटाजियम का मतलब होता है इन्फेक्शन, वाइवम का मतलब लिविंग, फ्लूडिज्म का मतलब फ्लूड, यानी जो इन्फेक्शन कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, सिंपल। फिर आते हैं WM स्टैनले 1935 के अंदर। ये हमें बोलते हैं कि वायरस प्रोटीन का बना हुआ है।
ठीक है, यानी कि जितने भी जो क्रिस्टल्स है ना वायरस के अंदर वो सारे किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। इसके अलावा क्या इनर्ट रहते हैं बाहर, लेकिन जैसे ही होस्ट के अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे, अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे, यानी कि अंदर जाके एक्टिव हो जाते हैं। क्लियर, तो ये क्या है, वायरस एक तरीके से ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह काम कर रहे हैं। प्रोटीन के अलावा अब हम देखना चाहते हैं जैसे हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है, कुछ किसी के पास आरएनए होता है, तो हमारे पास वायरस में क्या होगा, ठीक है, तो वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो डीएनए हो या फिर आरएनए हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन तो है ही, तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए हो सकता है, लेकिन कभी भी दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकते। अब हमारे पास जो वायरस है वो क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, बेसिकली प्रोटीन से बना है, तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन बोलेंगे। क्लियर, हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। अगर मैं प्लांट्स के अंदर बात करूँ तो प्लांट के अंदर अगर बीमारी कर रहा है तो उसके पास या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, ठीक है। अगर एनिमल्स की बात करूँ तो एनिमल्स के अंदर या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो वायरस है उसकी ना प्रोटीन एक कोट होती है, लाइक ये पूरी क्या है, कोट है। अब हमारे पास जो वायरस है वो क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, बेसिकली प्रोटीन से बना है, तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन बोलेंगे। क्लियर, हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। अगर मैं प्लांट्स के अंदर बात करूँ तो प्लांट के अंदर अगर बीमारी कर रहा है तो उसके पास या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, ठीक है। अगर एनिमल्स की बात करूँ तो एनिमल्स के अंदर या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो वायरस है उसकी ना प्रोटीन एक कोट होती है, लाइक ये पूरी क्या है, कोट है। इसको हमने क्या बोलते हैं, कैप्सिड, ठीक है। अब इसकी स्मॉल सब यूनिट होती है, इसको क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर। क्लियर, तो अंदर क्या है, मेरे पास जेनेटिक मटेरियल घुसा हुआ है, तो ये एक तरीके से हेलिक्स की तरह हम लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है। क्लियर, तो हमारे पास जो प्रोटीन कोट है उससे उसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सिड, जो कि काफ़ी छोटे छोटे सब यूनिट से बना है, जिसको बोलते हैं कैप्सोमियर, जो कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करके रखेगा। हेलिकल फॉर्म में, पॉलीहेड्रल फॉर्म में हम लोगों को ये चीज़ें नज़र आती हैं। क्लियर, इसके अलावा हमने देखा है कि वायरस की वजह से काफ़ी बीमारियाँ होती हैं, लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वगैरह, एड्स, तो जैसे कि हम सब पढ़ते ही हैं कि एड्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सो वो भी किसने की, वायरस ने की। और अगर प्लांट्स के अंदर बोलूँ तो मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, है ना, येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती है हमारे प्लांट के अंदर। क्लियर, अब देखते हैं वायरॉइड्स। अब वायरॉइड्स क्या है, वायरस का छोटा भाई है वायरॉइड्स है। तो 1971 के अंदर टीओ डेनियर आते हैं जो कि डिस्कवर करते हैं एक अलग से एक इन्फेक्शियस एजेंट आता है, जो कहते हैं भाई ये भी वायरस की तरह परेशानी कर रहा है, ठीक है। तो वायरस का निकनेम दे दिया वायरॉइड्स, तो इसको बोलते हैं वायरॉइड्स, ठीक है। इसने बीमारी सबसे पहले हमें कहाँ मिला था, आलू के अंदर छुपा हुआ था, तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इसने की थी, ठीक है। इसके पास फ्री आरएनए होता है, कोई इसके पास प्रोटीन नहीं होता, इसीलिए इसका नाम रख दिया वायरॉइड्स, ठीक है। इसका काफ़ी लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं प्राइंस। तो मॉडर्न मेडिसिन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसने काफ़ी न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ की हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक है BSE, ठीक है, यानी कि बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसिफेलोपैथी, ठीक है। इसको नॉर्मली हम बोलते हैं मैड काउ डिजीज़, कैटल्स के अंदर कर दी, एनिमल्स के अंदर वगैरह कर दी, ठीक है। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो हमारे अंदर था CJD, क्रूट्ज़ेफेल्ड जैकॉब डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। अब ये जो है ना ये काफ़ी वायरस से भी छोटे होते हैं, ठीक है। सो ये एक तरीके से प्रायंस है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन तो है लेकिन वो फोल्ड फॉर्म में है, ठीक है। ना यहाँ पे आरएनए है ना यहाँ पे डीएनए, सिर्फ प्रोटीन है, वो भी फोल्ड होके पड़ा हुआ है बस। क्लियर, अब देखते हैं लाइकन्स। अब लाइकन्स क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन यहाँ पे होता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फाइकोबायंट, एक होता है माइकोबायंट। फाइकोबायंट क्या है, एल्गी, माइकोबायंट क्या है हमारे पास, फंजाई, ठीक है। एल्गी क्या करता है, फूड बना के देगा फंगस को, और फंजाई बदले में क्या करके देगी उसको, मिनरल्स का, वाटर का, न्यूट्रिएंट्स जितने भी होंगे उसको एब्जॉर्ब करके देगी। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, खाना भी बन गया, एक दूसरे का पेट भी भर गया। क्या ये दोनों एक दूसरे के बिना रह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सो ये यहाँ पे ये एक तरीके से पार्टनर्स की तरह रह रहे हैं। क्लियर, इसके अलावा हमारे पास लाइकन्स गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं, क्योंकि अगर जहाँ पे लाइकन्स मिल रहे हैं तो समझ जाओ वहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल बहुत कम है, और अगर जहाँ पे लाइकन्स मिल ही नहीं रहे तो समझ जाओ बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। सो जिसको भी पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।